शुरुआत करेंगे जहां केदारनाथ उपचुनाव में हुई बम्पर वोटिंग। उपचुनाव में 57% से अधिक मतदान हुआ है। ईवीएम में 6 प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस में यहां कांटे की टक्कर देखने को मिली। बता दें कि 23 नवंबर को नतीजे भी आएंगे। तो उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर बम्पर वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक तकरीबन 58.9% तक मतदान हुआ है और इसी के साथ 6 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखी गई। बता दें कि 23 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। तो उत्तराखंड की एक जो कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव बीते दिन हुए, जिसमें बम्पर वोटिंग दर्ज की गई है। दरअसल आपको बता दें कि मौसम एक बड़ी चुनौती यहां पर जरूर था, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया प्रत्याशियों के भाग्य का किस्मत जो है, भाग्य का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हुआ है। बता दें कि 57% के आसपास लोगों ने घरों से बाहर निकलकर यहां वोटिंग की है। तो कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखी गई है, लेकिन इनके अलावा और भी 4 प्रत्याशी जो कि चुनावी मैदान में नजर आ रहे थे। क्षेत्रीय दलों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार चुनावी मैदान में थे, जिसे लेकर यहां पर मुकाबला जो है वो बहुकोणीय हालांकि नजर आया, लेकिन जो मुख्य रूप से ये जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जरूर है। चूंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है वो दरअसल दोनों ही इसी क्षेत्र से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। तो केदारनाथ सीट पर अब तक कई बार चुनाव हो चुके हैं। बात अगर केदारनाथ सीट की करें तो इस पर 3 बार बीजेपी ने कब्जा जमाया है, जबकि कांग्रेस ने यहां से 2 बार जीत हासिल की है। मनोज रावत जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से हैं, वो खुद यहां से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा जो आशा नौटियाल है वो लगातार यहां से अपने शुरुआती दिनों में 3 बार वो बीजेपी की ओर से जीत हासिल करती हुई नजर आए और इस बार जब उपचुनाव एक बार फिर से हुए तो बीजेपी की ओर से आशा नौटियाल को ही चुनावी मैदान में उतारा गया और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने पूर्व विधायक पर एक बार फिर से भरोसा जताया। हालांकि इन सबके बीच अगर मुद्दों की बात कर ले तो यहाँ पर रोजगार से जुड़े, भ्रष्टाचार से जुड़े, विकास से जुड़े और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े यहाँ पर मुद्दों को दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने लिहाज से एक दूसरे के विरोध में यहाँ पर भुनाने की कोशिश की है, ताकि जनता उनके पक्ष में वोट दे। तो केदारनाथ उपचुनाव में रिकॉर्ड यहाँ पर बम्पर वोटिंग यहाँ पर दर्ज की गई है। 58.9% तक मतदान यहाँ पर हुआ है। हालांकि जब वोटिंग शुरू हुई थी, सुबह 8 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई थी, तब वोटिंग की रफ्तार बेहद धीमी थी क्योंकि मौसम एक बड़ी चुनौती और यहाँ पर लोग सुबह के समय अपने घरों से नहीं निकल रहे थे। लेकिन जैसे ही मौसम हल्का सुहाना हुआ, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जिसका सीधा असर चुनाव में कुछ समय के लिए जरूर देखा जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वोट प्रतिशत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो भी अपने लिहाज से यहाँ पर बढ़ोतरी की ओर नजर आई। तो 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। उत्तराखंड की सिर्फ एक विधानसभा सीट पर यहाँ पर उपचुनाव हुए। दरअसल यहाँ से जो शैला रानी रावत विधायक थी, उनका निधन हो गया था, वो भी बीजेपी से विधायक थी और उनके निधन के बाद इस सीट को रिक्त यानी खाली घोषित किया गया और उसके बाद इस पर चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए। तो केदारनाथ की विधानसभा सीट पर अब तक 5 बार चुनाव हो चुके हैं। चूंकि राज्य के अगर गठन की बात करें, साल 2000 में राज्य का गठन हुआ था और राज्य इस बार अपने 25वें वर्षगांठ में प्रवेश कर चुका है। 24 सालों का सफर उत्तराखंड ने तय किया है और इस 24 साल की अगर हम यहाँ पर बात करें, कई उपलब्धियां जरूर हासिल की है, लेकिन अगर सिर्फ केदारनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो इन पिछले 24 सालों में 5 बार यहाँ पर चुनाव हुए हैं। बीजेपी ने 3 बार जबकि कांग्रेस ने 2 बार इस सीट पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस के लिए दरअसल ये बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस ने उत्तराखंड में हुए पिछले 2 उपचुनावों में जीत हासिल की है। रुड़की के मंगलौर विधानसभा सीट पर और बद्रीनाथ सीट पर यहाँ पर कांग्रेस की ओर से जीत हासिल की गई है, लेकिन बीजेपी के लिए भी एक और ये बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ पर समय समय पर जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे थे। कार्यकर्ता हो चाहे पार्टी के तमाम नेता हो, सभी लोगों ने यहाँ पर डेरा डाल रखा था, चूंकि यहाँ पर बीजेपी के लिए साख की लड़ाई। मंगलौर और बद्रीनाथ का चुनाव हारने के बाद बीजेपी इसे कांटे की टक्कर में इस चुनाव को ले रही थी और ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प था कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग भी हुई। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, तकरीबन 58% के आसपास वोटिंग हुई है केदारनाथ में, जो कि ठीक ठाक यहाँ पर 100% अगर कहा जाए तो। पिछले अगर 24 सालों के उत्तराखंड के इतिहास की बात करें, 5 बार चुनाव हुए हैं, 3 बार बीजेपी ने कब्जा जमाया तो 2 बार कांग्रेस के पाले में ये सीट गई है। अब चूंकि अब नतीजे का है इंतजार है, किस तरीके की यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही है और कल भी आपने लोगों से बात की होगी, क्या समीकरण और कैसा माहौल अब नजर आ रहा है क्षेत्र में?
बिल्कुल, जिस तरह से केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव जब छलरानी जो विधायक थी उनकी असमय जो मौत हुई थी, उसके बाद ये चुनाव होना सुनिश्चित हुआ था। और इस चुनाव में बीजेपी की ओर से भी बहुत सारे जो लोग थे जो दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने जो पूर्व विधायक छलरानी जो आशा नौटियाल है, जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है, उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाया। और वही कांग्रेस ने मनोज रावत जो पूर्व विधायक है, और दोनों पूर्व विधायकों के बीच जो उनका जो पुराना जो इतिहास है उसको लेकर भी काफी मजबूती दोनों को नजर आ रही थी। लेकिन केदारनाथ जो यात्रा है उसमें जो कई चीजें को लेकर लोगों का विरोध नजर आ रहा था, लेकिन जब कल मतदान हुआ था जिसमें पूरे 173 जो बूथ थे उसमें 90,875 मतदाता थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है जिसमें महिला जो प्रत्याशी है उन पे ज्यादा भरोसा पिछले इतिहास रहा है केदारनाथ विधानसभा का, उसमें जो मतदाता हैं भरोसा जताते हैं। तो इसीलिए इसको देखते हुए बीजेपी ने आशा नौटियाल को मैदान में उतारा है। और जहाँ पे वैसे भी जो महिला मतदाता है उन्होंने ज्यादा मतदान किया है, 28,329 महिला मतदाताओं ने मतदान किया। तो कहीं न कहीं और जो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव है वो आज भी गाँव में देखने को मिलता है। और ये जो पूरा मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह की चीजें जो सामने आई थी जब प्रचार के दौरान, उस समय एक माहौल ऐसा बना था कि कहीं न कहीं पूरे भाजपा का विरोध है। लेकिन जिस तरह से कल जब मतदान के दौरान देखने को मिला तो उसमें कहीं न कहीं जो मतदाता हैं वो आज भी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें प्रभावित है, और केदारनाथ में मास्टर प्लान का जो काम हो रहा है उससे भी प्रभावित है। हालांकि विपक्ष ने हमेशा जो सरकार को घेरने की कोशिश करी थी, जनता के बीच महिला सुरक्षा को लेकर हो, बेरोजगारी को, महंगाई को लेकर हो, केदारनाथ यात्रा के दौरान पंजीकरण में जो अव्यवस्था हुई थी उसको लेकर बहुत सारे सवाल जनता के बीच रखे थे। बिल्कुल सुरेंद्र, चूंकि देखिए अब वोटिंग यहाँ पर चूंकि संपन्न हो चुकी है, ऐसे में 2 दिन का इंतजार हो रहा है जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, अपने आप में कई चुनौतियां होती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ पर विकास की जो रफ्तार होती है वो जरूर धीमी होती है और अड़चनें भी काफी ज्यादा होती है। आपने कल जरूर यहाँ पर वोटरों से बातचीत भी की होगी, क्या कुछ मुद्दे उनके बीच में हावी रहे जिसे लेकर वो अपने प्रत्याशी के चयन में और मतदान करने के लिए अपने केंद्रों पर पहुंचे थे? वो क्योंकि जब मैं बता चुका था कि जो जिस समय प्रचार प्रसार के दौरान हमेशा ही स्थायी मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे हैं जिसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ यात्रा से संबंधित और मुद्दे देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस दिन मतदान होता है उस दिन जो पहाड़ी जो गांव है जहाँ पे मतदान हो रहा है वहाँ पे सारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ही हावी हो जाते हैं। उसमें चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे उसमें बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे जब मतदान केंद्रों पे देखने को मिलते हैं तो कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि इसमें जो केंद्र सरकार है वो आज भी गांव-गांव में प्रभावी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो केदारनाथ की सीट पर उपचुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। 23 नवंबर को नतीजे आने वाले और मुख्य रूप से ये जो मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग संपन्न हुई। कड़ाके की सर्दी में भी मतदाता गर्म कपड़े और मफलर लपेटकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और बड़े ही उत्साह के साथ में वोटिंग की। लगभग 56.78% वोटिंग हुई। केदारनाथ सीट पर बम्पर वोटिंग। शाम 5 बजे तक 56.78% मतदान हुआ। ईवीएम में कैद हुई 6 प्रत्याशियों की किस्मत। बीजेपी और कांग्रेस में है कांटे की टक्कर। 23 नवंबर को आएगा उपचुनाव का रिजल्ट। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के लिए भी बेहद अहम है। या यूं कहें कि इस सीट पर उपचुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि देवभूमि की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला है। ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। माना जा रहा है कि ये चुनाव राजनीतिक समीकरणों को भी एक नया आकार देने का संकेत है। जहां एक और बीजेपी महिला प्रत्याशियों की जीत का मिथक दोहराने की कोशिश में है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे तोड़ने के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि इसका फैसला 23 नवंबर को काउंटिंग के साथ ही हो जाएगा कि केदारनाथ में जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा। केदारनाथ करण बीजेपी से आशा नौटियाल उम्मीदवार, कांग्रेस से मनोज रावत प्रत्याशी, त्रिभुवन सिंह चौहान निर्दलीय उम्मीदवार। हॉट सीट पर 6 प्रत्याशी मैदान में।
दरअसल केदारनाथ विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है। इस सीट पर अब तक 3 बार बीजेपी का कब्जा रहा, तो वहीं कांग्रेस के खाते में ये सीट 2 बार गई। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली है। अब इस सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से मनोज रावत पर किस्मत आजमा रही है। इस उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरे राज्य और केंद्र की ताकत झोंक दी है। उधर बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस से काफी उत्साहित दिखी और इस उपचुनाव में पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। क्या है केदारनाथ विधानसभा चुनाव की कहानी? विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद सीट खाली। केदारनाथ सीट पर अब तक 5 बार चुनाव हुए, बीजेपी 3 बार, कांग्रेस ने 2 बार हासिल की जीत। इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर। आपको बता दें कि केदारनाथ सीट पर महिला प्रत्याशियों की जीत का मिथक रहा है। ये मिथक 2017 में कांग्रेस के मनोज रावत ने तोड़ी थी, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी इस मिथक को स्थापित करने की कोशिश में है। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो केदारनाथ सीट पर महिला वोटर्स निर्णायक भूमिका में रही है। अगर मुद्दों की बात करें तो केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी। इस उपचुनाव में नतीजों का असर सिर्फ एक सीट पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव और बीजेपी कांग्रेस के सियासी भविष्य का भी फैसला करेगा। जहां इस सीट पर जीत बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं कांग्रेस के लिए ये 2027 के चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने का मौका है। तो वहीं केदारनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने जीत का दावा किया। उनका कहना है कि बीजेपी का ही परचम लहराएगा। क्या कुछ और उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल यहाँ पे हैं क्योंकि बड़ा विश्वास भाजपा ने जताया, क्योंकि पूर्व में विधायक रहे हैं। वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल है, अपनी सादगी के लिए यहाँ पे जाने जाते हैं और एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने उन्हें मैदान में उतारा है। तो किस तरह का माहौल आपको लग रहा है और क्या कुछ दिख रहा है लोगों के बीच उत्साह? एक तरफा मतदान यहाँ भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ का जो पहले, क्योंकि आप पहले भी विधायक रही हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने समझी हैं, इस पूरे क्षेत्र को समझा है, किस तरह के जो मुद्दे थे, जो लोकल स्थानीय जो मुद्दे थे वो आपके सामने आए हैं, जो चुनौती आप मानते हैं कि अगर आपको पब्लिक जिम्मेदारी देती है? देखिए, कहीं कहीं सड़कों का मुद्दा है, कहीं पेयजल का भी है, कहीं यात्रा का भी है। तो निश्चित तौर पर लोगों को विश्वास और भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी पे ही है कि जो भी क्षेत्र के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, सड़क के मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी ही इन मुद्दों का समाधान करेगी। तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है, चूंकि केदारनाथ सीट पर 58.9% तक मतदान हुआ है। और चलिए सुनाते हैं अब आपको कि जनता का आखिर क्या कुछ कहना है। और लोग भी हैं जो व्यापार संघ अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं, और आप स्थानीय होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं कि जो वर्तमान चुनाव है किन मुद्दों पे होने जा रहा है, किस तरह का उत्साह मतदाताओं में, क्योंकि ये अनकंडीशनल एक दुखद जो घटना हुई थी उसके बाद ही चुनाव सामने आया है, किस तरह के मुद्दे हैं? और एक व्यापारी और स्थानीय होने के नाते, एक व्यापारी होने के नाते और स्थानीय होने के नाते मैं यही मानता हूं कि जो हमारी राज्य सरकार है, राज्य सरकार में जिसकी सरकार है उसी का यहाँ पे जो है प्रतिनिधि हमारा जाएगा, तो जिससे हमारे जो है स्थानीय मुद्दे हैं, जो व्यापारियों के मुद्दे हैं, वो जो है इजीली जो है सॉल्व हो पाएंगे और हमारी केदारनाथ यात्रा बहुत बढ़िया ढंग से जो है आगे चलेगी। और हमारे व्यापारी वर्ग, युवा वर्ग, सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए मतदान किया है कि जो है युवाओं की सरकार और जो राज्य और केंद्र की सरकार मिलकर जो है केदारनाथ यात्रा को बहुत अच्छी तरह से चलाएगी। हमारे साथ कुछ लोग और हैं जो इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं और पूरी इस केदार घाटी को बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ के क्या सुख दुख में किस तरह के कौन चाहिए। तो क्या नाम है आपका और किस तरह का जो चुनाव आप देख रहे हैं? मेरा नाम भूपेंद्र रंजवाला है और जो इस समय ये जो उपचुनाव हो रहा है, बड़ी दुखद घटना। हमारी पूर्व के विधायक भाजपा की जो श्रीमती शैला रानी जी हैं, उनके निधन के बाद यह चुनाव हो रहा है। और जैसे कि अभी आपने व्यापार संघ अध्यक्ष जी का सुना कि जब हमारी जिस पार्टी की सरकार होगी उसका विधायक आगे जाएगा तो तभी हमारे जो हैं स्थानीय जो मुद्दे हैं वो आगे जाएंगे। और हमारे साथ क्योंकि महिला बाहुल्य ये क्षेत्र है और विधायक यहाँ से हमेशा महिलाएं रही हैं, क्या नाम है आपका और किस तरह से देखना है आप? मैं रेखा चौधरी। सबसे पहले नमन शैला रानी रावत विधायक जी को कि जिन्होंने आज हमें इस पथ पे चलाया है, उन्हीं की बदौलत आज हम सोच रहे कि थोड़ा आगे आने की। यहाँ पे बहुत अच्छा है, हमारा पार्टी बेस पे बहुत सुंदर कार्य चल रहा है। यहाँ पे हो गया 60% मतदान हो गया है भैया।
जी थैंक क्योंकि हमेशा से ही ये जो केदारनाथ विधानसभा रही है, क्योंकि महिला विधायक यहाँ पे शैला रानी और आशा नौटियाल भी पहले विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें महिलाएं और मतदाता भी महिलाएं ज़्यादा हैं। स्थानीय जो मुद्दे हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। तो वहीं पौड़ी में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां